व्यवस्था चलनी चाहिए, ऐसे हमारा मानना है। 377 सेक्शन का रिव्यू का कोई विशेष कारण नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। क्यों आप इसके समर्थन में खड़े हैं? आज मुल्क भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। इंडिया गेट पर वजीर दिफा एंटनी समेत फौज के तीनों शोबों के सरबराहान ने शोधा को खिराज अकीदत पेश किया। 1971 में हुई हिंद पाक जंग में आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। जंग के इख्तिताम के बाद ईस्ट पाकिस्तान को अलग रियासत बांग्लादेश बनाया गया था। और अब याद करेंगे गुज़िश्ता साल हुए दरिंदगी के वाक़े की। दिल्ली इज्तिमाई इस्मत रेजी वाक़े को गुजरे आज पूरा 1 बरस हो गया है, मगर मुल्क में हालात अब भी नहीं बदले हैं। ख्वातीन आज भी खुद को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। मुल्क में इस्मत रेजी के वाक़यात को रोकने और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मरकज ने निर्भया के नाम से एक फंड मुख्तस किया था। वाक़े के 1 साल बाद भी अलॉट शुदा फंड जारी नहीं किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक निर्भया फंड को वज़ारत खजाना की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। शिंदे ने मजीद कहा कि 16 दिसंबर 2012 के इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े के बाद लोगों में बेदारी आई है और मुतासरीन केस दर्ज करा रहे हैं, जिसकी वजह से इस्मत रेजी और जिनसी हरासानी के मामलों में इजाफा नजर आ रहा है। वो निर्भया फंड के बारे में अभी क्लियरेंस मिला है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस मिला है। उसमें अभी वो अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन ये बारे में जो लीगल एक्शन लेनी थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड में अमेंडमेंट किया है, उसमें काम शुरू हो गया है। उसके मुताबिक उनको अरेस्ट हो रहे हैं, पनिशमेंट हो रही है और भी अच्छी तरह से इसमें काम हो जाएगा। लोग जागरूक हो गए हैं, इसके लिए केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑफिसर ने केस रजिस्टर नहीं किया तो ऑफिसर को भी पनिशमेंट ये दिए पनिशमेंट हो सकती है, ये भी प्रावधान उसमें किया है। तो आप कह रहे हैं कि सर पिछले 1 साल में फर्क पड़ा है जिस तरह से कि कानून में बदलाव किया गया? नहीं, फर्क पड़ा नहीं है। लोगों को मालूमात हो गई, एजुकेशन मिल रहा है उनको कि ये ऐसा कुछ हो गया तो इसमें उसको सजा मिल सकती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजी कारकुन एनी राजा का कहना है कि हुक्काम खुद ही ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक संजीदा नहीं है। एनी राजा ने कहा कि अरबाब इक़्तिदार ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मसले को महदूद नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने इस सोच में तब्दीली की जरूरत पर जोर दिया। इसमें सिर्फ सोसाइटी का बात नहीं है। सोसाइटी का यदि अप्रोच में या एटीट्यूड में बदलाव होना है तो दूसरी सिस्टम्स ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सरकार को एक पॉलिटिकल विल और सोशल कमिटमेंट होना चाहिए कि हम इधर है, कानून हम हर प्रकार में लागू करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो एंटी वीमेन फोर्स ताकत के पास देना है, उनको देना है, वो आज तक अभी तक नहीं दिया है। तो जब तक वो नहीं देगी और पुलिस फोर्स को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जुडिशरी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, सारी सिस्टम यदि एक साथ काम नहीं करेगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकती है कि सोसाइटी बदले? क्यों? लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने निर्भया एक्ट को और सख्ती के साथ लागू करने की जरूरत पर जोर देते हुए मजीद कहा कि समाज को भी ख्वातीन की हिफाजत यकीनी बनानी होगी। ये नहीं कह सकती हूँ कि 1 साल में बदलाव आया है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं उस कानून को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमारा जो समाज है उसको भी हर स्तर पर ये सुनिश्चित करना होगा, चाहे घर में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे कार्यस्थल पर हो, कि महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है।
निर्भया की बरसी के मौके पर बीजेपी लीडर नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और इसके लिए हुकूमत को आगे बढ़कर एनजीओज की मदद लेनी होगी। नजमा हेपतुल्ला ने समाज की सोच बदलने के लिए मीडिया से भी ताउन की अपील की। जरूरत है रिफॉर्म्स की, क्योंकि जब तक रिफॉर्म समाज में एक सोच नहीं बदली जाएगी, और सोच कैसे बदलते हैं, एनजीओज के साथ मिलकर दूसरे लोगों के साथ बैठ के सोच बदली जाती है। जब समाज की हम सोच नहीं बदलेंगे तो एक आदमी पे एक पुलिसमैन तो लगा नहीं सकते। तो जरूरी ये है कि हमारे समाज के अंदर से ये आवाज उठ के आए। उसके लिए सरकार को मदद करना पड़ेगी, कदम उठाना पड़ेगा, एनजीओज को मिलना पड़ेगा, और आप जैसे टेलीविजन चैनल इतने हैं उनको उसके ऊपर मदद करनी पड़ेगी। बीएसपी सरबराह मायावती ख्वातीन के तहफ्फुज के मामले पर मुतमईन नहीं है। निर्भया की बरसी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतों को इस सिलसिले में मजीद इक़दाम करने चाहिए। मुझे लगता है कि महिलाएं आज भी मुझे कोई ज्यादा सुरक्षित नजर आ रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्यों की सरकारों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है अभी। बीजेपी लीडर उमा भारती का कहना है कि निर्भया एक्ट के बाद भी समाज में कोई तब्दीली सामने नहीं आई है। उमा भारती ने जुनाइल एक्ट के तहत सजा याफ्ता मुजरिम को भी सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। बदलाव देखने को मिल नहीं रहा। उल्टा जो किशोर वय का लड़का था उसकी सजा जो है वो नाकाफी थी, क्योंकि असली अपराधी वही था, और कोई ना कोई रास्ता उसको दंडित करने का निकालना चाहिए था। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, और कानून का जो बदलाव है उसका कोई प्रभाव अभी तो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हुआ है जो जस्टिस गांगुली का जो मामला सामने आ गया उसके बाद में, उससे जो हायर प्लेसेस में महिलाओं के साथ जो अभद्रता का बर्ताव होता है उसमें अब लोग सावधानी बरतेंगे। लेकिन आम महिलाएं, कामकाजी महिलाएं जो सड़कों पर निकल रही हैं उनके लिए तो दिक्कतें अभी वैसी ही है जैसी कि निर्भया के समय पर थी। मुझे उसमें कोई परिवर्तन नहीं लगा। दिल्ली इस्मत रेजी वाकये के 1 साल बाद भी ख्वातीन खुद को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। आइए जानते हैं इस बारे में मुंबई की ख्वातीन का क्या कहना है। वुमेन्स को फर्स्टली सिक्योरिटी, कहीं पे भी वो अकेले जा सके ऐसा सिक्योरिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट को हर एक वुमेन के लिए, नॉट लाइक कि रिच पीपल है तो उनके लिए अलग और पुअर पीपल है उनके लिए अलग, सबके लिए एक जैसा ही राइट्स होना चाहिए। They should make more rules against these things, and women should be also strong. They should carry some supportive weapons or some, like, you know, that sprays. Yeah, they should carry, and they should be strong. They shouldn't get scared first of all. I think Mumbai also is losing its security right now because see, mostly last year Delhi, this time Mumbai. I think Mumbai will be the rape capital. और इस पूरे मामले के लिए बात करने के लिए सीधे रुख कर सकते हैं इस वक्त दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे देवेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी देवेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज 16 दिसंबर है, आज ही के दिन दिल्ली में एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ था। आज जबकि 1 साल पूरे हो गए हैं, दिल्ली में किस तरह का एहतजाज या किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आज ही की बात नहीं है। आज कल रात से ही दिल्ली के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चौकस कर दी गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, और तमाम सारे जो संवेदनशील मामले हैं, तमाम सारे जो ऐसी जगह है दिल्ली के अंदर जहां पर छात्र ज्यादा रहते हैं, स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई थी। और उसके बाद जो बस स्टॉप है वहां पर पुलिस व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई थी। जहां तक आज की बात है आजम, तो आज दिल्ली में कई सारी जगह जो युवा है, खास करके जो दिल्ली के नौजवान हैं, वो बाहर निकले हैं और वो निर्भया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जंतर मंतर पर काफी सारे संगठनों ने, जिसमें बहुत सारे युवा संगठन हैं, वो जंतर मंतर पर आए हैं, वहां पर आकर के एक इंसाफ की मांग की है। निर्भया के लिए जो है निर्भया की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की गई है वहां पर। और उसके अलावा तमाम सारे जो संगठन हैं वो अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि जो एक जो आरोपी है वो बचा हुआ है, उसको भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जी, आपने निर्भया की बात की। निर्भया फंड एक बनाया था सरकार ने, लेकिन अभी तक फंड रिलीज नहीं किया गया। इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, निर्भया फंड को लेकर के जब पत्रकारों ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से बात की तो सुशील कुमार शिंदे ने साफ कर दिया है कि उस निर्भया फंड की मंजूरी मिल गई है और उसने सरकार ने उसको रिलीज कर दिया है, लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया है और बहुत लंबी प्रक्रिया है इसलिए इसमें समय जरूर लगता है, लेकिन समय के साथ साथ ये चीजें ठीक हो जाएंगी और निर्भया फंड रिलीज हो जाएगा। ये सरकार की तरफ से अभी कदम उठाया गया है। जी देवेंद्र, जानना चाहेंगे कि 16 दिसंबर जो पिछले साल रेप केस हुआ था, ये उसके बाद से जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं रेप केस के जो है वो डबल हो गए हैं, तो क्या इसके पीछे क्या वजह बताई जा सकती है? क्योंकि 16 दिसंबर के बाद लोगों में बहुत ज्यादा बेदारी आ गई थी, बहुत ज्यादा जागरूक हो गए थे लोग, उसके बावजूद इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो रेप केसेस हैं वो मुझे लगता है दोगुना हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एक बात बड़ी बात है वो ये है कि नौजवानों के बीच में एक बहुत ज्यादा जो है अवेयरनेस आई है लोगों के बीच में और कानून में भी कहीं ना कहीं सख्ताई हुई, लेकिन कानून के इम्प्लीमेंट में अभी वो बात नहीं हो पाई है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि आवाज तो एक इंसान उठाता है लेकिन आवाज उठाने के बाद उसे न्याय मिले ये बहुत जरूरी होता है और उसके लिए समय जरूर लगेगा और जब ये इम्प्लीमेंट होंगे कानून तो निश्चित रूप से ऐसे मामलों में कमी जरूर आएगी, लेकिन अभी अगर हालात की बात की जाए तो हालात कुछ खास बदले नहीं है आज। जी देवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया थे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे देवेंद्र जो बता रहे थे कि आज भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, कल शाम से ही लोग एहतजाज कर रहे हैं। 16 दिसंबर को जो पिछले साल दिल्ली में एक मेडिकल तालिबा के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी की गई थी, उस ताल्लुक से लोग कल रात से ही सड़कों पर हैं और अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। आगे बढ़ते, औरतों पर बढ़ते मजालिम में उत्तर प्रदेश भी किसी से पीछे नहीं है। ख्वातीन पर बढ़ते मजालिम और समाजी इंसाफ के मौजू पर लखनऊ में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए समाजी तंजीमों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ख्वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। आंचल, बज़्म-ए-निस्वां और एप्पा की जानिब से मुनक़्क़दा सेमिनार में इस बात का खास तौर से जिक्र किया गया कि गुज़िश्ता 5 सालों में ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। समाजी तंजीमों के सर्वे के मुताबिक हुकूमतों ने झूठे आदाद-ओ-शुमार पेश करके अवाम को गुमराह किया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में होने वाले जराइम ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इक्वालिटी है औरतों के बीच, तो मेरा ये कहना है कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं इक्वालिटी की, ये पुरुषों के खिलाफ नहीं है, मर्दों के खिलाफ नहीं है। हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो सोसाइटी में इस तरह की पूरी इंचेंड है, इनग्रेन्ड है, इस तरह के रिवाज रीत जो महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाते हैं, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई इसमें लड़ रहे हैं। समाजी तंजीमों के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि खवातीन घर और बाहर दोनों जगह जुल्म की शिकार है। और ऐसा नहीं है कि ये इलिटरेट तबके में होता है, गरीब लोगों में होता है, और ये बहुत संपन्न परिवारों में, मिडिल क्लास में हो रहा है। साइंटिफिक इन्वेंशन के जरिए हो रहा है, जो अल्ट्रासाउंड से तय किया जाता है कि कोख में पड़ने वाला बेटा या बेटी है। और पूरी तरह से ये जो महिला हिंसा है ये जुड़ी हुई है, जो वायलेंस है, डावरी जैसी कुप्रथा से, जो महिला को द्वैम दर्जे का नागरिक बनाती है। एप्पा और बज़्म-ए-निस्वां मुश्तरका तौर पर मुहिम चलाने का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव से भी वक्त मांगा गया है, लेकिन अब तक वज़ीर आला दफ्तर से कोई मुस्बित जवाब नहीं मिला है। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। समाजी रहनुमा अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। लोकपाल के मामले पर अन्ना हजारे ने केजरीवाल एंड कंपनी के एतराजात को मुस्तरद कर दिया। अन्ना का कहना है कि अगर केजरीवाल लोकपाल बिल की मौजूदा शक्ल से मुतमईन नहीं है तो वो एहतजाज के लिए आजाद है। रालेगंज सिद्दी में हामियों से खिताब करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल जो करना चाहते हैं करें, वो उस पर रद्दअमल का इजहार नहीं करेंगे। गदाई लीडर ने हुकूमत के पेश करदा लोकपाल बिल पर इत्मीनान का इजहार किया है। आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे के दरमियान इख्तिलाफात पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब अपने ही गुरु को सिखा रहे हैं। जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने प्रवर समिति की यानी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर दस्तखत किए हैं, सहमति व्यक्त की है, सर्वसम्मत रिपोर्ट है, उसके बाद क्या कारण हो सकता है विरोध करने का?
अब कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर विरोध करना चाहते हैं तो क्या कहा जा सकता है? केजरीवाल ने नहीं साइन किया। केजरीवाल ने कहा सर लोकपाल नहीं जोगपाल है। जोगपाल है, जबकि अन्ना कह रहे हैं कि ये ठीक है। अब अगर वो अपने गुरु को भी अपना चेला बनाने के पीछे पड़े हों तो मुबारक हो उनको। कम्युनिस्ट लीडर डी राजा ने अन्ना और केजरीवाल के दरमियान इख्तलाफात पर तशवीश का इजहार किया है। डी राजा का कहना है कि लोकपाल का मसला सबसे पहले इन दोनों रहनुमाओं ने नहीं उठाया था, बल्कि देवेगौड़ा हुकूमत में भी ये बिल जेर बहस था। Campaign has not started with Mr. Anna Hazare or Mr. Arvind Kejriwal. They must be realistic and they must be honest enough to admit the fact. Now they have taken up the issue and they are on the seats. That is a different thing. But the whole campaign for Lokpal has not started with them. I remember when Mr. Devagowda was Prime Minister, the whole legislation was discussed. That was the time where whether to include Prime Minister or not was the contentious issue. Now the present Lokpal bill has included the Prime Minister. आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के फर्जंद अमित सिब्बल ने हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। सिब्बल के फर्जंद ने केजरीवाल के अलावा प्रशांत भूषण और शाजिया इल्मी पर भी मुकदमा दायर किया है। आम आदमी पार्टी के लीडर ने कपिल सिब्बल पर वोडाफोन टैक्स मामले में 2000 करोड़ रुपयों की बदउनवानी का इल्जाम आयद किया था। केजरीवाल ने इल्जाम आयद किया था कि तमाम बदउनवान अफराद को काबीना में जगह दी गई। एनसीपी लीडर तारिक अनवर ने लोकपाल बिल की अरविंद केजरीवाल के जरिए मुखालफत को बेमानी करार दिया। तारिक अनवर ने कहा कि अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के मसौदे का मुताला करने के बाद ही इसकी हिमायत का ऐलान किया है। बहुत अध्ययन किया है और उन्होंने खुद ही इस बात को अपने बयान में कहा है कि मैंने पूरी तरह उसका अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि इसका समर्थन करना चाहिए इस लोकपाल बिल का। अब केजरीवाल जी क्या कहते हैं वो तो उनकी अपनी एक राय हो सकती है। लोकतंत्र में हर आदमी की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन केजरीवाल जी को सोचना चाहिए कि अन्ना हजारे जी ने ही इस मुद्दे को उठाया था। तो खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए। अब आप इस महीने की बढ़ाई गई 17 तारीख तक अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। बने भागीदार देश की प्रगति में। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से आज कई परवाजें मुतासिर हुई। मौसम सरमा की आमद के साथ ही दिल्ली में आज पहली बार छाए कोहरे की वजह से रनवे पर हद नजर 50 मीटर ही रह गई थी, जिसकी वजह से घरेलू और बैनुल-अक़वामी 25 परवाजों में ताखिर हुई, जबकि 10 परवाजों को लैंड करने से रोका गया। कोहरे की वजह से आम जिंदगी पर भी असर पड़ा।
बेंगलुरु में एक एटीएम के अंदर किए गए हमले में जख्मी हुई खातून आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी जाएगी। हमले में जख्मी ज्योति को फालिज का अटैक हुआ है। ज्योति पर नामालूम शख्स ने 19 नवंबर को एटीएम में तेज धार हथियार से हमला कर दिया था। हमले की वजह से ज्योति के दिमाग पर शदीद जख्म आए थे और वो बेहोश हो गई थी। The good news is that she's doing well. She is now fully conscious, oriented. She's able to speak well. भोपाल का सह-रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इज्तिमा के आखिरी दिन तकरीबन 10 लाख मंदूबीन ने शिरकत की। आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क और बैरून मुल्क से 33,000 जमातों ने शिरकत की। इज्तिमा के आखिर में भोपाल से रवानगी के लिए 323 जमातों की तश्कील अमल में आई। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के पनाह गुजीनों को नजरअंदाज करने की तरदीद की। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी और उनमें जो कसूरवार पाए जाएंगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं और सरकार ने जो जो कहा था मदद करने का वो भी किया है। चिकित्सा और इलाज का इंतजाम कैसे बेहतर हो उस पर काम कर रही है। जिन बच्चों की जान चली गई उस पर भी कमेटी बनाई है, रिपोर्ट आएगी और कार्रवाई भी करेंगे। और जो सर्दियों के कपड़े उपलब्ध कराने थे, आप जानकारी कर लेना, सर्दियों के कपड़े हालांकि टीवी दिखा भी रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम सरकार ने किया है। अब किसी से जानबूझ करके पूछवा लेना कि खराबी दिया है, वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से आप जानकारी करना कि रजाई, शॉल और बच्चों को कपड़े उपलब्ध करने का काम सरकार ने किया है। और जो फैसला हुआ था कि जो गांव नहीं जाना चाहते हैं उनके घर की भी इंतजाम करने का काम हुआ था, वो भी पैसा पहुंचाया जा चुका है। अब जो और बातें होंगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होगा या और बातें होंगी, हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से कल भी कहा कि पूरी जानकारी करके क्या सच्चाई है वो हम तक पहुंचाएं। मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम जंग आजादी की तारीख में एक अहम मुकाम रखता है। उत्तर प्रदेश में तो मोहम्मद अली जौहर के नाम से यूनिवर्सिटी भी कायम है, लेकिन कानपुर में इस अजीम मुजाहिद आजादी के नाम के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो सबको हैरत में डाल देने वाला है। अफसोसनाक बात यह है कि इस पूरे ड्रामे में एक रियासती वजीर ने भी अपना किरदार अदा किया। कानपुर में कायम मौलाना मोहम्मद अली जौहर लाइब्रेरी का कयाम सन 1973 में हुआ था। इस लाइब्रेरी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका इफ्तिताह उस वक्त के मरकजी वजीर मवासलात हेमवती नंदन बहुगुना ने किया था, लेकिन चंद साल चलकर ये लाइब्रेरी बंद हो गई। शहर की एक मकामी अंजुमन ने इस लाइब्रेरी को असरनो खोलने का फैसला किया और आनन फानन रियासती वजीर सुरेंद्र मोहन गुप्ता को भी मदऊ कर लिया गया, लेकिन खुद वजीर मौसूफ को नहीं पता था कि उन्होंने किस चीज का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। पुस्तकालय का आपने उद्घाटन किया, उसमें पुस्तकालय नाम की तो कोई चीज ही नहीं है अंदर, आपने किस चीज का उद्घाटन? भवन का उद्घाटन किया है अभी। अब आप बताइए। अरे मेरे को तो उद्घाटन करना नहीं, मैंने उद्घाटन किया। ये प्रश्न नहीं है, कमेटी से करिए वगैरह भी होती है जी। वो किताबें सब है, आ जाएंगे। क्या करेंगे इसके लिए? मेज, कुर्सियां, किताबें, जो कमी यहाँ पर है उसको पूरा किया जाएगा। पूरा किया। इस बोसीदा और तारीख इमारत के अंदर न तो एक किताब है और न ही कोई ऐसी चीज है जिससे इसके लाइब्रेरी होने का गुमान हो। अलबत्ता जलसे में मुकर्रिरीन ने मुसलमानों के बारे में खूब गर्मा गर्म तकरीरें की। जलसे के मुंतजिमीन का कहना है कि जल्दी इस इमारत में किताब वगैरह का भी इंतजाम कर लिया जाएगा। ये चंद नौजवान लड़कों की इस इलाके की जद्दोजहद का नतीजा है कि जो लाइब्रेरी में लोग अपना कब्जा जमाए हुए थे नीचे के हिस्से में, जो 1990 से बंद पड़ी थी, उसमें इन बच्चों की कोशिश थी कि इसकी लाइब्रेरी को आगाज किया जाए। लिहाजा आज एक कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को बुलाया, उन्होंने कुर्सी, मेज और कुछ किताबें देने का वादा किया।
कुछ यहाँ के अहले महल्ला करेंगे, कुछ हम मुसलमानों से लेंगे, कुछ किताबें लाकर यहाँ रखेंगे। और मेन काम ये है कि यहाँ कम से कम शाम को हमारे वो बच्चे जो स्कूल कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं यकसुई के साथ यहाँ स्टडी कर सकें। अगरचे रियासती वजीर सुरेंद्र मोहन अग्रवाल ने मोहम्मद अली जौहर लाइब्रेरी को सरकारी ताउन देने का वादा किया है, ताहम इस खस्ताहाल लाइब्रेरी को असरनौ किस तरह मुनज़्ज़म तौर पर चलाया जाएगा, इसका जवाब न तो मुंतजिमीन के पास है और न ही इसका इफ्तिताह करने वाले रियासती वजीर के पास। ETV न्यूज कानपुर। साबिक क्रिकेटर सौरव गांगुली को कांग्रेस पार्टी भी राज्यसभा की रुकनियत या लोकसभा इंतखाबात का टिकट देने का इरादा कर रही है। बताया जाता है कि मगरबी बंगाल कांग्रेस कमेटी के सरबराह प्रदीप भट्टाचार्य और गांगुली के दरमियान एक मुलाकात भी हुई है। प्रदीप भट्टाचार्य का कहना है कि गांगुली से मुलाकात को सियासी तनाजुर में नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने साबिक कप्तान से हुई मुलाकात को खैर सरकारी करार दिया। वादे की बीजेपी ने भी सौरव गांगुली को लोकसभा का टिकट पेश करने का ऐलान किया था, ताहम साबिक क्रिकेटर ने माजरत कर ली थी। नई नस्ल को तहजीब, अखलाक और रिवायत और अपनी तारीख से वाकिफ करवाने के लिए हैदराबाद में बुजुर्गों और नौजवानों की बातचीत का एक अनोखा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर हैदराबादी दानिश्वर डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद, डॉक्टर तकी खां, लक्ष्मी देवी राज, मस्तर मिजाज, इस्मत मेहदी और डॉक्टर मुस्तफा कमाल नौजवानों से रूबरू हुए और उन्हें हैदराबादी अख्तार से वाकिफ करवाया। हमारा जमाना था, हम लोग कैसे रहा करते थे और वहाँ ताल्लुक जुबान का। नौजवानों और तलबा और तालिबात के बीच घिरे बैठे ये चंद बुजुर्ग दरअसल हैदराबाद की चुनिंदा और नुमाइंदा शख्सियात हैं। दक्कनी रियासत की तहजीब, अक़दार और तारीखी रिवायात की गवाह रही इन शख्सियात से मौजूदा दौर के नौजवानों को रूबरू कराने वाले बाशऊर नौजवान फसाहत अली ने राबते कार का किरदार अदा किया। आज जो नौजवान हैं हैदराबाद के और दक्कन के, उन्हें अपने आबो अजदाद से, अपनी तहजीब से, अपनी ज़ुबान से जो वाक़िफ़ियत जो होनी चाहिए वो नहीं है। और इस वैक्यूम को, इस जो एक जो है इसको पूर्ण करने के लिए कोशिश हमारी ये थी कि एक डिस्कशन ग्रुप बनाया जाए। जो हमारे अभी जो सीनियर प्रेशियस सीनियर जो हमारे बाकी हैं, अभी जो हमारे 80 साल या 90 साल पार कर चुके हैं और जो बहुत काबिल है और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे हैं, उन्हें बुलाकर नौजवानों के साथ, तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन, एक बाहमी गुफ्तगू जो है वो ऑर्गेनाइज करने की हमारी ये नीयत थी। हम चाह रहे थे कि हमारी नए नस्ल को पता चले कि हमारे क्या इक़दार थे, हमारे क्या वैल्यूज थे, जिसकी बिना पर उस जमाने में जिन नौजवानों ने हासिल करने की कोशिश की अपनी जिंदगी में, उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। तो कोशिश है जो बहुत अब बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है। नई नस्ल को तो पता ही नहीं कि जो है पुरानी नस्ल में, पुराने जमाने में क्या हुआ। हम हैदराबाद की पुरानी हमारी घरेलू तहजीब थी, जो रिलेशनशिप थी फैमिली में, सारे मेंबर्स, सारे अराकीन के दरमियान, अब वो बाकी नहीं रही। जो बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और बड़ा टॉलरेंस हुआ था, एक दूसरे को लोग बहुत बर्दाश्त करते थे। कमी का जमाना था, मगर उसके बावजूद भी सब खुशी से रहा करते थे। इल्म फन में नुमाया और आला रुतबे के हामिल कामयाब बुजुर्गों ने जबान, तहजीब, तारीख, फन व तकनीक से लेकर मजहब व फलसफे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नई नस्ल की आबियारी की। बहुत गैप है हम लोगों में और नई नस्ल में। तो ये जो आज जो मीटिंग हुई, उसमें हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने जमाने को देख चुके हैं, तो वो लोग ये नए बच्चों को के सामने अपने तजुर्बे, अपने ये जिंदगी के वाकयात बयान करें, ताकि कनेक्शन रहे पुरानी तहजीब और नई तहजीब में। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, तारीख के बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम है। वो जो तारीख पढ़ते ना स्कूल में, तो वो ऑल इंडिया की रहती है, हैदराबाद की नहीं है। तो कुतुबशाही जमाने से, आसिफ जाही जमाने से आज तक जो है, तो वो उस किस्म की बातें अगर करें तो उनको फायदा हो। यहाँ 2 जनरेशन बल्कि 3 जनरेशन मुजतमा हुई हैं, जमा हुई हैं, और हर एक अपने अपने ख्यालात पेश करता रहा। और यहाँ इन लोगों को जो कदरें, ज्यादा जो जोर रहा वो कदरों पे रहा। वक्ती कदरें तो बहुत सी होती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरे जो ज्यादा जोर दिया गया वो जबान पे है, कि जबान जो होती है
वो कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ करती है, मजहब का तहफ़्फ़ुज़ करती है और जनाब तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसकी बहुत अहमियत है। तो ज़बान इत्तेफ़ाक़ से उर्दू वालों ने ज़बान खो दी है।